नमस्कार। सीटेट ईवीएस के वीडियो लेक्चर के क्रम में आज बात करेंगे साउंड के पार्ट 3 की। इससे पहले साउंड के संबंध में आपने 2 पार्ट देखे और आशा करता हूँ दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। आज साउंड के संबंध में अर्थात ध्वनि के संबंध में ध्वनि के कुछ और गुणों की बात करेंगे। ये आपके दैनिक जीवन के साथ साथ सीटेट ईवीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और डेली लाइफ में भी हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि उन परिस्थितियों को समझने के लिए हमें सामान्य विज्ञान की समझ होना अत्यंत आवश्यक है। तो यह टॉपिक डेली लाइफ के लिए भी और सीटेट ईवीएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रतिध्वनि, जैसे हम इको कहते हैं। देखिएगा, मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था परावर्तन एक शब्द पढ़ाया था मैंने। लाइट जब पढ़ाई थी आपको इंग्लिश में कहते थे रिफ्लेक्शन, जिसको कहा गया था कि प्रकाश की तरंग जब टकराकर लौटती है, प्रकाश की तरंग जब किसी सतह से टकराकर लौटती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन का बेसिक अर्थ है कि कोई भी तरंग है, चाहे वो प्रकाश की हो चाहे वो किसी और की हो, जब वो किसी अवरोध से टकराकर लौटती है। अवरोध का मतलब है कि कोई भी ऐसा माध्यम जिसमें वो तरंग ना जा सके, तो किसी अवरोध से टकराकर जब कोई भी तरंग वापस लौटती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। अब जो इको है, जिसे हम प्रतिध्वनि कह रहे हैं, इको ही ध्वनि का एक गुण है और इको डिपेंड किस पे करता है? ध्वनि के परावर्तन पर डिपेंड करता है। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, लेकिन इको जो है ध्वनि के परावर्तन पर निर्भर करता है। इको का मतलब क्या है? आप जब किसी बड़े हॉल में होते हैं और आप एक बार आवाज़ देते हैं तो आपकी आवाज़ लौट के गूंज के वापस आपको सुनाई देती है। या आप पहाड़ों हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप अगर कोई ज़ोर से आवाज़ दें तो लौट के अगर आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। या आप कुएं में हो, आपने कभी गांव में कोई कुआं देखा हो, कुएं में अगर आप आवाज़ देते हैं, कोई गहरा कुआं हो और सूखा हुआ हो, जब आप कुएं में आवाज़ देते हैं लौट के आपकी आवाज़ कुछ समय के बाद वापस आती है। तो आपकी आवाज़ वापस आपको सुनाई देना, इसी को ही हम इको या प्रतिध्वनि कहते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास कभी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ हो तो माइक जब लगाया जाता है तो माइक पे कभी कभी देखा इको आता है कि आपने जो बोला तो वापस वही आपको सुनाई देता है। अर्थात आपने जो बोला, आपकी वही ध्वनि कुछ समय बाद आपको वापस सुनाई दे, इसी घटना को इको कहते हैं। अब इको की कंडीशन क्या होती है समझ लीजिएगा। देखिएगा इको की कंडीशन क्या होती है, इसको मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर ये मैं आपको समझा दूँगा। देखिएगा, ये एक लड़का है या एक पुरुष है, मान के चलिए, है ना, ये एक पुरुष है। अब इसने कुछ बोला और बोलने के कुछ समय बाद इसको इसकी आवाज़ सुनाई वापस दे रही है, इस घटना को इको कहते हैं। तो अब ये देखेंगे इसकी आवाज़ वापस इसे कब सुनाई देगी। देखिएगा, सबसे पहला एक क्वालिटी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ध्वनि का, कि आप जो बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरा बोला हुआ मुझे सुनाई दे रहा है ना। तो जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ आपके कानों पर 1/10 सेकंड तक रहती है। 1/10 सेकंड तक आपकी आवाज़ आपके कानों तक रहती है, या 1/10 सेकंड कहना चाहें 0.1 सेकंड तक आपकी आवाज़ आपके कानों तक रहती है। यानी कि आपने जो बोला वो आपके कानों तक 1/10 सेकंड तक रहेगी, उसके बाद वो हट जाएगी वहाँ से। अब मान लीजिए कि ये बच्चा एक बड़े हॉल में खड़ा है, यहाँ ये कोई बड़ा हॉल है, इसने कुछ बोला तो इसकी आवाज़ हर दिशा में जाएगी, लेकिन सामने जाएगी और सामने से टकरा के वापस आएगी, क्योंकि ध्वनि एक तरंग है। सामने दीवार है, इस हॉल की दीवार है, और दीवार से टकरा कर इसकी आवाज़ जब वापस आएगी तो क्या कहेंगे? इसको परावर्तन कहेंगे, ध्वनि का परावर्तन। कि जब ध्वनि या कोई भी तरंग किसी अवरोध से टकरा कर लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो जब इसने कुछ बोला और इसकी आवाज़ गई सामने दीवार से टकरा के लौटी, अगर ये तरंग लौट आई 1/10 सेकंड से पहले, इसने जो बोला, इसकी ध्वनि इस हॉल की दीवार से टकरा के वापस आ गई, लेकिन आ गई कितने समय में? 1/10 सेकंड से पहले आ गई, तो इसको ये ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि 1/10 सेकंड तक तो इसने जो बोला था वही इसके कान पे रहेगा। यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसकी कॉपी हमारे कान में रहती है 1/10 सेकंड तक। अब मान लीजिए कि इसने कुछ भी बोला, इसने हेलो बोला। अब इसके द्वारा बोला गया जो शब्द हेलो था, वो ध्वनि टकराई सामने वाली दीवार से, वापस आई, लेकिन वो आ गई 1/10 सेकंड से पहले ही, तो इसको इको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इससे पहले
जब ये आई तब तक इसके कान पर इसने जो बोला था वो पहले से ही था, क्योंकि हमारे द्वारा बोली गई ध्वनि हमारे कान पर 1/10 सेकंड तक रहती है। अगर इसने जो बोला और वो यहाँ जाके टकरा के वापस आ रहा है 1/10 सेकंड या इसके बाद, इसने जो कुछ बोला वो ध्वनि सामने जाके टकराती है और लौट के वापस आती है कितने समय के बाद, या तो 1/10 सेकंड के बाद या इससे ज़्यादा समय के बाद, तो इसको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी, क्योंकि इसने जो बोला था वो इसके कान पे कितने समय तक रहेगा, 1/10 सेकंड तक रहेगा। और जो इसके द्वारा बोली गई ध्वनि टकरा के लौट के आ रही है कितने समय में, 1/10 सेकंड या इसके बाद में आ रही है, तो इसको अपनी ध्वनि दोबारा सुनाई देगी, क्योंकि तब तक इसके कान से इसके द्वारा बोली गई ध्वनि की जो मूल कॉपी है वो हट जाएगी, और जो टकरा के लौट के आएगी उसके बाद आएगी तो उसको सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर ये कुछ बोलता है और इसके द्वारा बोली गई आवाज़ टकरा के लौट के आती है, 1/10 सेकंड से पहले आती है तो इसको ई को सुनाई नहीं देगा, लेकिन 1/10 सेकंड के बाद लौट के आती है तो इसको ई को सुनाई देगा। अब यहाँ ये बंदा खड़ा है, ये बच्चा खड़ा है और ये दीवार है, तो यहाँ से यहाँ तक ध्वनि जाएगी और वापस आएगी, तो ये कोई ना कोई दूरी होगी, ये कोई ना कोई दूरी होगी, और ये दूरी ध्वनि तय करेगी अपनी चाल से। अगर ये दीवार इसके पास में होगी तो ध्वनि लौट के तुरंत आ जाएगी, 1/10 सेकंड से पहले ही आ जाएगी। लेकिन अगर ये दीवार बड़ी होगी यानी कि दूर होगी ये दीवार, तो ध्वनि को लौट के आने में समय लगेगा, तब तक इसके कान पे से जो इसकी ध्वनि का जो मूल कॉपी थी वो हट जाएगी, तो ई को सुनाई दे देगी। इसका मतलब ये हुआ कि श्रोता मतलब जो बोलने वाला बंदा है वो और दीवार या अवरोधक के बीच की दूरी ज़्यादा होने पर ही ई को सुनाई देने के चांसेस हैं। अब कितनी दूरी होनी चाहिए, तो दूरी इतनी होनी चाहिए कि ध्वनि को 1/10 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा उसको तय करने में। अगर दीवार पास में होगी तो मेरे द्वारा बोली गई ध्वनि तुरंत लौट के आ जाएगी, लेकिन तब तक तो मेरे कान पे मेरी ही ध्वनि रहेगी, तो मुझे ई को सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर दीवार दूर है और दूर दीवार से लौट के मेरा ई को आ रहा है, मतलब ध्वनि लौट के आ रही टकरा के, तब तक मेरे कान पे से मेरी आवाज़ की कॉपी हट गई है, तो मुझे ई को सुनाई देगा। तो दूरी इतनी होनी चाहिए कि ध्वनि 1/10 सेकंड में तय करे, कम से कम 1/10 सेकंड में वह दूरी ध्वनि के द्वारा तय हो जाए तो मुझे ई को सुनाई देगा। लेकिन अगर वो दूरी कम है और ध्वनि ने 1/10 सेकंड से पहले ही उसको कवर कर लिया है तो मुझे ई को सुनाई नहीं देगा। तो देखिएगा, प्रकाश की भांति ध्वनि भी वस्तुओं से टकराकर वापस लौटती है। इसी परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी कि जो ध्वनि टकरा के लौट के आ रही है इसी को क्या कहते हैं हम, प्रतिध्वनि या ई को कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक या 1/10 सेकंड तक रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो भी बोलूँगा वो मेरे कान पर 1/10 सेकंड तक रहेगा। मेरे द्वारा बोली गई आवाज़ सामने दीवार से टकरा के लौट रही है, 1/10 सेकंड से पहले लौट रही है, तो मुझे ई को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तब तक तो मेरी आवाज़ ही मेरे कान पर रहेगी। और अगर 1/10 सेकंड के बाद लौट के आती है तो मुझे उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी, अर्थात ई को सुनाई देगा। अतः मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए। जो मैंने बोला वो सामने जाके टकरा के लौट के आए, लेकिन 1/10 सेकंड के बाद लौट के आए तो मुझे ई को सुनाई देगा, मतलब मेरी आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई देगी। अगर वो 1/10 सेकंड से पहले लौट के आएगी तो मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। यदि मान लें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ध्वनि की चाल कितनी है, 346 मीटर पर सेकंड। अब देखो, यानी कि अब कंडीशन ये क्लियर है कि ये जो बालक है, सामने जो दीवार है उस दीवार से टकरा कर जो ध्वनि लौट के आएगी, ई को सुनने के लिए कम से कम 1/10 सेकंड में लौट के आनी चाहिए। यहाँ ये बालक खड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ ये बालक यहाँ से कुछ ये बोलता है और यहाँ से इसकी टकरा के लौट के वॉइस वापस से कान तक आ रही है। कितने समय में आ रही है, कम से कम 1/10 सेकंड में आ रही है, कम से कम 1/10 सेकंड में आ रही है। इससे पहले आ जाएगी तो इसको ई को सुनाई नहीं देगा। अब 1/10 सेकंड में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी, तभी तो निकाल पाएंगे कि ये दीवार कितनी दूर होनी चाहिए। दीवार जितनी दूर होगी ध्वनि को उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो 1/10 सेकंड में मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल क्या है, 346 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल जो होती है वो कितनी होती है, 346 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है
उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैसों में होती है। याद रखिएगा, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस वस्तुओं में होती है। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है और सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। और गैसों में तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। गैसों में तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी, तो ये तो होगी 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। अगर टेम्परेचर में बढ़ा दूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो हो जाएगी 346 मीटर पर सेकेंड। ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, अगर मैं बात करूं ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर कितनी होगी, 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम किसी भी जगह गए हुए हैं, कॉमन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल कितनी है, 346 मीटर पर सेकंड। अब 346 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1/10 सेकंड में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी, तो 346 है ना मीटर पर सेकंड, ये चाल हो गई। और समय कितना है, 1/10 सेकंड। तो सेकंड में सेकंड कट जाएगा, सेकंड नीचे रहेगा, मीटर पर सेकंड देखिए, सेकंड ऐसे रहता है, सेकंड कट गया, 10 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 34.6 मीटर। यानी कि आवाज़ जो टकरा के लौट के आ रही है वो कितनी दूरी तय करनी चाहिए, 34.6 मीटर की दूरी तय करके आएगी। यानी कि दीवार कितनी दूर होनी चाहिए, 34.6 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, तभी हमें ई को सुनाई देगा। लेकिन ये दीवार 34.6 मीटर की दूरी पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ध्वनि जाएगी और लौट के आएगी। तो ये टोटल दूरी कितनी होनी चाहिए, 34.6 मीटर। तभी तो 1/10 सेकंड लगेगा ध्वनि को इसको पूरा तय करने में। तो अब ये दीवार यहाँ तक जा रही है, ध्वनि टकरा के लौट रही है, और टोटल दूरी कितनी तय करनी है, 34.6, यानी कि 34.6 मीटर की दूरी टोटल तय करनी चाहिए, तभी ई को सुनाई देगा। तो ये तो पूरी दूरी हो गई ना, तो दीवार कितनी दूरी पर होनी चाहिए, आधा कर दो इसका, 17.3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दीवार कितनी दूर हो, 17.3 मीटर की दूरी पर हो। क्योंकि यहाँ से जब वो ये बोलेगा तो ध्वनि यहाँ जाएगी 17.3 मीटर और टकरा के वापस आएगी 17.3 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 34.6 मीटर हो जाएगा। और कितना समय लगेगा इसको तय करने में, 1/10 सेकंड। तो इसको ई को सुनाई देगा। इसका मतलब है कि जब भी कोई बंदा ध्वनि निकाल रहा है, कोई बालक या कोई मनुष्य, तो परावर्तक सतह यानी कि जो दीवार है या अवरोध है उससे कितना दूर होना चाहिए, 17.3 मीटर दूर होना चाहिए, तभी उसको ई को सुनाई देगा। इससे पास होगा तो इसको ई को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जब ये दीवार पास होगी तो इससे टकरा के ध्वनि जल्दी लौट आएगी। जल्दी का मतलब है 1/10 सेकंड से पहले लौट आएगी, और 1/10 सेकंड से पहले लौट के आने की कंडीशन में उसे ई को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अपने द्वारा बोली गई आवाज़ हमारे कानों पर 1/10 सेकंड तक रहती है। तो ई को सुनने के लिए टकरा के जो ध्वनि लौट के आ रही है वो 1/10 सेकंड के बाद ही आनी चाहिए। और 1/10 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी है, 34.6 मीटर। चूँकि ये दूरी जाने और आने में तय करनी है, इसलिए टकराने वाली सतह कितनी दूर होनी चाहिए, 17.3 मीटर दूर होनी चाहिए। तो यही लिखा हुआ है कि यदि मान लें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है, तब 0.1 सेकंड है ना, 0.1 लिख लें या 1/10 लिख दें, सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, इतने मीटर होगी, है ना। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, 17.3 या लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आप ई को सुनना चाहते हैं तो ई को के लिए जहाँ से आपकी आवाज़ टकरा के लौटे वो सतह आपसे कम से कम 17 मीटर दूर होनी चाहिए, मिनिमम 17 मीटर दूर होनी चाहिए। 17 मीटर से कम दूरी होने पर क्या होगा कि टकरा कर लौटने वाली ध्वनि 1/10 सेकंड से पहले समय में वापस आ जाएगी, तो आपको ई को सुनाई नहीं देगा। चलिएगा, अब देखिएगा ये समझ में आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं ध्वनि की तरंगों का। हम करते हैं वर्गीकरण किसके आधार पर, आवृत्ति के आधार पर। तो मैंने आपको बताया था ध्वनि तरंग के बारे में कि आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है। तो एक बार समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये एक कंपन, दूसरा कंपन, तीसरा कंपन, चौथा कंपन, जितने कंपन होंगे एक सेकंड में उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति का मतलब है कंपन प्रति सेकंड। अब देखिएगा, हम बात करते हैं ध्वनि की कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। तो पहली होती है अपश्रव्य, जिसे कहते हैं इंफ्रासोनिक।
इंफ्रासोनिक। दूसरी होती है श्रव्य तरंगें ऑडिबल, और तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगें। आपने पहले भी सुनी होंगी। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। अर्थात 20 हर्ट्ज से नीचे की जो तरंगें होंगी, ध्वनि तरंगें, उन्हें अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक वेव्स में रखेंगे। इनको मनुष्य नहीं सुन पाता। ये कहाँ से आती हैं? ज्वालामुखी कोई फट जाए, भूस्खलन, जमीन धंस जाए, उल्का पिंड इत्यादि टकरा जाए, इनकी वजह से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। अर्थात ध्वनि तरंगों की वह कैटेगरी जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, उन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता, उन्हें अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। और ये बहुत बड़े स्रोत जैसे ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन, उल्कापिंड इत्यादि से अपश्रव्य तरंगें निकलती हैं। अब बात करते हैं श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें, श्रव्य का मतलब समझ पा रहे हैं? ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब है जिनको हम सुन सकते हैं, जिनको सुन सकते हैं। तो वो तरंगें ऐसी ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके कहाँ तक हो? 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। 20 हर्ट्ज से लेके कहाँ तक हो? 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो। ऐसी ध्वनि तरंगों को हम क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। इसे मनुष्य सुन सकता है। अगली है पराश्रव्य तरंगें। इन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक आप कराते हैं ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं। जब भी आप कभी देखते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की कहते हैं, तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना। अल्ट्रासाउंड में इन्हीं तरंगों का यूज़ होता है। चूँकि अल्ट्रासाउंड की तरंगें हम सुन नहीं सकते, इसलिए हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ पे भी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट के बारे में देखने के लिए किया जाता है। तो इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। मनुष्य ने नहीं सुन सकता। कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस पूरे लेक्चर में आपको 3-4 चीज़ें क्लियर हैं। ई को हमारी ध्वनि टकरा के लौट के आ रही है। ई को सुनने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? परावर्तक सतह की लगभग 17 मीटर, है ना। हम जो बोलते हैं हमारे कान पे कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड तक हमारे कान पर उसकी कॉपी रहती है। इसके अलावा ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की: पराश्रव्य, जिनकी अपश्रव्य। पहली अपश्रव्य जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे हो। श्रव्य जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो। और पराश्रव्य की अगर बात करें, अल्ट्रासोनिक की बात करें, तो ये आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य कहते हैं। मनुष्य केवल इन्हें सुन सकता है, ना वो इन्हें सुन सकता, ना इन्हें सुन सकता। इन्हें कुछ कुत्ते, बिल्ली इत्यादि सुन सकते हैं। आशा करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में ध्वनि के कुछ और गुण बचे हैं, उनको समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।